अपने पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक नया टॉपिक शुरू कर दिया। वह है मेंटल हेल्थ का। पहले कोई भी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था, सब फिज़िकल हेल्थ को देखते थे। लेकिन अब पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके घर में भी एक सुशांत सिंह राजपूत पैदा हो। बच्चों की ऑब्जर्वेशन बढ़ गई है और पेरेंट्स अपने बच्चों पे नज़र रखने लग गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सेठ है और मैं 35 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। आज का वीडियो हमारा मानसिक इलनेस के बारे में ही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ पूरा टाइम बने रहेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप बने रहेंगे तो आपको बहुत सी नई बातें पता चलेंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब प्रश्न हमारे सामने ये एक है कि मेंटल हेल्थ क्या है। इसे मानसिक रोग भी कहा जा सकता है। मानसिक रोग को मनोविकार या मानसिक स्वास्थ्य विकार आदि भी कहा जा सकता है। इस स्थिति में बच्चों की मनोदशा, याददाश्त व स्वभाव सब पर असर पड़ता है और मेन बात ये है कि बच्चों की अपनी इमोशंस पे कोई काबू नहीं रहता। इसे लेकर लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। वह सोचते हैं कि यह केवल मन का वहम है या अंधविश्वास है। लोग सोचते हैं कि बच्चा एक्टिंग कर रहा है। वो इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि यह बीमारी है। अगर यह बीमारी ज़्यादा समय लेगी तो वह गंभीर रूप ले सकती है, लेकिन माँ बाप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं बच्चा एक्टिंग कर रहा है और वैसे वो बीमारी होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस धारणा को बदला जाए या मानसिक रोग की पूर्ण जानकारी ली जाए। इस वीडियो को वो लोग ज़रूर देखें जो मानसिक रोग के बारे में नहीं जानते हैं या फिर जान के अनजान बने रहते हैं और सही इलाज बच्चों को नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरे साथ पूरा बने रहेंगे तो आप बहुत सारी बातों का आपको पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे इस बीमारी का शिकार हैं, लेकिन इन्हें खुद ही नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, माँ बाप को नहीं पता, तो कैसे पता चले। अब ये बीमारी तो इसीलिए मैंने कहा है कि वीडियो में मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में पता चले। डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, एडिक्शन है। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है किसी चीज़ का। ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। सेल्फ इंजरी, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, आपने सुशांत सिंह के केस में भी सुना होगा। साइकोटिक डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, ADHD, ये सब इसी मेंटल हेल्थ से ही जुड़े हुए हैं, जिसका जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है और बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब पेरेंट्स का सवाल आता है कि भाई हम मेंटल इलनेस को कैसे पहचानें, यानी कि लक्षण कैसे पता चले कि ये बच्चा मानसिक रोगी है या नहीं है। तो सबसे पहला सिम्टम जो है वो ये है कि उदास रहना। यदि आपकी जान पहचान में कोई बच्चा है और वो हमेशा उदास रहता है, उस पर ध्यान दें, क्योंकि कोई भी बच्चा हर टाइम उदास नहीं रह सकता। या तो वह किसी मानसिक बीमारी का शिकार है और या उसको कोई प्रेशर है दिमाग में, लेकिन आप उस प्रेशर को देख नहीं सकते। बच्चा उस प्रेशर को महसूस करता है लेकिन आपको बता नहीं पाता। बस यहीं एक कंट्रोवर्सी सी शुरू हो जाती है पेरेंट्स के साथ बच्चों के। बच्चा दोस्तों और परिवार से दूर हो जाता है, किसी के घर नहीं जाना चाहता, दोस्तों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, फ़ोन नहीं करता। किसी फंक्शन में जाने को कहो तो उसका मन नहीं करता। और अगर कोई आपके घर में आ जाए और कमरे से वह बच्चा बाहर ना निकले तो सोचो कि ये क्यों नहीं बाहर निकल रहा। इसमें शर्म नहीं होती है, इसमें रुकावट हो जाती है बच्चे के आगे, एक स्पीड ब्रेकर। उसका मूड बार बार बदलता रहता है। कई बार तो वह बहुत खुश रहता है और कई बार उदास। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसके साथ क्या बिहेवियर करना है। मोस्ट प्रॉबेबली पेरेंट्स उसकी फ्रेंड्स के साथ
कहते हैं कि आप इससे पता लगाओ कि ये इतना उदास क्यों है या फिर ये खुश क्यों नहीं है। पेरेंट्स साथियों की मदद लेने लग जाते हैं, और अगर ये ज़्यादा होने लग जाता है तो ये आपके लिए एक बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। असामान्य व्यवहार करता है, कई बार ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, कोई सीरियस बात हो रही हो तो वो रोने लग जाता है, किसी बात को कोई अटेंशन ना देना, अपने में ही लगा रहना, सर्च भी करना गूगल पे मेंटल हेल्थ के बारे में, उसको कुछ याद ना रहना, छोटी छोटी बातों से घबराहट होने लग जाना, ओहो ये काम कैसे होएगा, मैं तो नहीं कर सकता इतनी जल्दी, डर लगने लग जाना, ज़रा सा अंधेरे से डर लगना, कंसंट्रेट ना करना किसी बात पे, पढ़ाई में कंसंट्रेशन ना आना, ये भी एक बहुत बड़ा सिंबल है। उसकी एनर्जी बहुत कम होने लग जाती है, ऐसे लगता है कि एक मेंटल थकान है उसकी बॉडी के अंदर, फीलिंग ऑफ गिल्ट हो जाना, कंफ्यूज थिंकिंग हो जाती है। बहुत बारी बच्चा सोचता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या सोचना चाहता है और उसे क्या करना है। सच्चाई से वो दूर दूर भागने लग जाता है, देखना ही नहीं चाहता सच्चाई को कि सच्चाई क्या है। दूसरों को समझने की शक्ति उसके दिमाग में कम होने लग जाती है। वो सोचता है कि ऐसा क्यों ये सोच रहे हैं मेरे बारे में। ना वो दूसरे को समझ पाता ना अपने को। उसकी ईटिंग हैबिट्स कई बार बहुत बदलने लग जाती है। उसमें एंग्जाइटी आ जाती है, फियर, डिप्रेशन, हेडेक, लोनलीनेस, बहुत सारी विड्रॉल करने लग जाता है। वो रात को सोते हुए चिल्लाने लग जाता है कई बारी बच्चा, उसको नींद नहीं आती है। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने लग जाते हैं बच्चे। और दूसरा, हर छोटी छोटी बातों पे वो पेरेंट्स को धमकी देने लग जाते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, अगर आप ये बात करेंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। पेरेंट्स डरने लग जाते हैं उसकी आप बातें सुन सुन के, उस पर वॉच करना शुरू कर देते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, उसके फ्रेंड्स को कांटेक्ट करते हैं। इससे वो और इरिटेबल हो जाता है। और कई बार तो ये होता है कि उसका बहुत सीवियर सिर दर्द, उसके लक्षण शारीरिक होने लग जाते हैं, बैक पेन होना, शरीर में दर्द होना, कुछ ऐसी बीमारियां जिसका रीज़न कुछ समझ ना आना। कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा बोलने भी लग जाते हैं, और कुछ अपने कमरे को बंद करके सारा दिन बैठते हैं ताकि किसी को उसके बारे में कुछ पता ही ना चले। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, पेरेंट्स जानना चाहते हैं, बच्चा बताना नहीं चाहता, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। वो सोचता है कि उस पर नज़र रखी जाती है, और पेरेंट्स सोच रहे हैं कि ऐसा क्या रीज़न हो रहा है कि ये बच्चा ऐसे विड्रॉल के सिम्टम दिखा रहा है। बच्चा भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है, लेकिन उसका कुछ समझ ना आना, ना बच्चे को और ना पेरेंट्स को। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है, उसका माइंड फोकस नहीं कर पाता पढ़ाई पर। पेरेंट्स और परेशान हो जाते हैं, बच्चा भी परेशान है। बच्चा पढ़ाई से दूर होने लग जाता है, और कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे ड्रग्स भी लेने लग जाते हैं। उसको सिगरेट की भी लत पड़ जाती है, वो धीरे धीरे छिप छिप के पीता रहता है ताकि उसके माँ बाप को पता ना चले। तो ये कुछ लक्षण हैं मेंटल इलनेस के। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से सारे पॉइंट्स दोहरा लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों और परिवार से दूर होना, मूड स्विंग्स, एबनॉर्मल बिहेवियर बच्चे का, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस, सैडनेस, उसका उदास रहना, कंफ्यूज थिंकिंग हो जाना, डर लगना बहुत ज़्यादा, नींद ना आना, और लैक ऑफ एनर्जी, बॉडी में बिल्कुल एनर्जी ना होना, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना, चेंज ईटिंग हैबिट्स का बदलना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, थिंकिंग ऑफ सुसाइड, और कुछ ज़्यादा सोचने लग जाना, बॉडी में दर्द होना, सिर दर्द होना। इन वजहों से पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ना लगना। तो पेरेंट्स को इन लक्षणों की पहचान करनी पड़ती है, तभी वह आगे इसका कोई समाधान कर सकते हैं। यह कहना बहुत मुश्किल है कि मानसिक बीमारियों का क्या कारण है।
या किस वजह से होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मेन कारण हम आपको बता सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर वजह को ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड तनाव है, तो पारिवारिक माहौल का सही ना होना, घर में झगड़े होना, किसी भी बात का झगड़ा हो सकता है, आपस में एक दूसरे की बात काटना, प्यार ना होना, अल्कोहल की वजह से घर में लड़ाइयाँ झगड़े होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। घर अगर आपका सुख शांति में नहीं है तो आपका मानसिक स्थिति सही नहीं रह सकती है। दूसरा है कि सर पे चोट लगना। मान लो कि किसी बच्चे के किसी कारणवश छोटे होते सर पे चोट लग गई, जैसे कि पलंग से नीचे गिर जाना, बाथरूम में फिसल जाना। कई बार बच्चे स्कूल में इतनी तेज़ी से खेलते हैं कि उनके गिर जाते हैं और सिर पे चोट लग जाती है। साइकिल चलाते हुए भी गिर सकते हैं बच्चे। और यदि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और हेड इंजरी से उसके ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है, मान लो कोई हिस्सा खेलते हुए गिर गया बच्चा और ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो गया, तो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। उसकी याददाश्त भी खो सकती है, उसकी याददाश्त कम भी हो सकती है, खो भी सकती है। गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। कई बार बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। कुछ बच्चों के रंग गोरे नहीं होते तो उसे काला काला कहकर चिढ़ाते हैं। बच्चे में इससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। शायद आपने इस बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे। और जो बच्चे पौष्टिक भोजन नहीं करते उनमें भी ये मानसिक विकार आ जाता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने से शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों पर फर्क पड़ता है। हेरिडिटरी, यह रोग उन लोगों में है जिनके रिश्तेदारों को, जैसे माँ बाप या भाई बहन में कुछ ऐसे आनुवंशिक कारक हैं जिनसे मानसिक विकार का खतरा औरों में भी बढ़ जाता है। जन्म से पहले कुछ पर्यावरण कारकों का भी संपर्क अगर होता है तो वह भी मानसिक विकार को जन्म देता है, जैसे गर्भ में तनाव, उत्तेजात्मक स्थितियाँ, ड्रग्स या अल्कोहल का प्रयोग, या फिर शरीर का किसी रेस से गुजरना। तनावपूर्ण जीवन बिताना भी एक बहुत बड़ा कारक है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना आपको ज़िंदगी में बहुत कॉन्फिडेंस देता है, और जहाँ पैसे की कमी आ जाती है वहाँ कई तरह के मनोरोग शुरू हो जाते हैं। डिवोर्स होना फैमिली में, अगर कोई डिवोर्स हो गया तो भी एक बहुत तनावपूर्ण स्थिति होती है। किसी की डेथ होना फैमिली में, वो भी एक तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। मस्तिष्क हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क के रसायनों को हमारे मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचाते हैं, और जब इन रसायनों से जुड़े हुए तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं करते तो इसमें परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे मानसिक रोग हो जाता है। कोई पुरानी बीमारी होना, जैसे शुगर वगैरह, ये भी एक कारण हो सकता है। मानसिक रोग कुल 5 वयस्कों में से एक को हो ही जाता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, और ये ज़्यादातर ज़िंदगी के शुरू के वर्षों में ही शुरू हो जाता है। मानसिक रोग स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी। आपको एक समय में एक से अधिक मानसिक रोग भी हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन भी हो गया और एडिक्शन भी हो गया। इसकी कोई सेट लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब जरा मानसिक रोग की कॉम्प्लिकेशंस को भी समझ लें। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेंटल इलनेस। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो है कि सैडनेस। मानसिक रोगी सैड तो रहने लग ही जाता है, फिर ये उदासी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। वह अपने दुख में ही टाइम बिताने लग जाता है। किसी से बात ना करना, कमरा बंद करके बैठना, हर एक में बुराइयां भी निकालने लग जाता है ताकि उससे कोई उसके पास आए ना। दोस्तों से वो अलग होने लग जाता है। उसका अपने स्वभाव पे कोई नियंत्रण ही नहीं रहता। इससे उसके रिश्ते खराब होने लग जाते हैं।
वो अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करता है। पर्सनल रिलेशन भी ख़राब हो जाने लगते हैं। वो सुनना ही नहीं चाहता, वो किसी के साथ डील करना ही नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता, किसी के साथ रिश्ता भी नहीं बनाना चाहता। माँ बाप उसे अपने सबसे ज़्यादा दुश्मन लगते हैं और पढ़ाई उससे और दूर होने लग जाती है। तीसरी बहुत बड़ी बात, उसे अकेलेपन की आदत पड़ने लग जाती है। उसका मन नहीं लगता, वो अकेला ही रहना चाहता है। वो सोचता है ना मैं किसी से बात करूं और ना कोई मेरे से बात करे। अपने कपड़ों पर भी ध्यान नहीं देता, लुक्स पर भी ध्यान नहीं देता और उसकी शरीर की हाइजीन पर भी ध्यान देना छोड़ देता है। उसे कपड़े बदलने का कोई शौक़ नहीं रहता, इवन नहाना तक वो नहीं चाहता। लाइफ एक किस्म की बर्बादी की तरफ जाने लग जाती है। कोई भी समस्या हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, गैर कानूनी, वित्तीय, कुछ भी। हर समस्या इसी से पैदा हो जाती है। पेरेंट्स लोगों को नहीं बताते हैं, डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं, किसी को घर में भी नहीं आने देते हैं। और बच्चा अगर कोई आ भी जाता है, बच्चे को सामने नहीं लाते हैं। वो कहते हैं कि किसी को पता ही ना चले कि बच्चे को ये बीमारी है। और बच्चा हिंसक होने लग जाता है। वो यही नहीं कि सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो अपने को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसको भूख भी कम लगती है, उसे कोई बुरी लत भी लग जाती है जो कि वो माँ बाप से छिपाना चाहता है। तेज तेज कभी कभी बोलने लग जाता है, लड़ाइयाँ झगड़े करने लग जाता है, घर की चीज़ें भी तोड़ने लग जाता है। पैसे की कमी को झेलने से, क्योंकि लत लग गई है, उसे चोरी की आदत भी पड़ने लग जाती है। वो अपनी भावनाओं पे कुछ काबू पा ही नहीं पाता। थोड़ी सी भी स्थिति उसे बर्बाद कर देती है। पढ़ाई पे उसका मन लगता नहीं और उसको लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। वो सुसाइड के बारे में भी सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि अपनी लाइफ को मैं ख़त्म कर दूं, क्योंकि अब वो किसी के यूज़फुल नहीं रहा। उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी ख़त्म होती जाती है, इम्यूनिटी उसकी ख़त्म होने लग जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने भी लग जाता है। एक किस्म का सामाजिक अलगाव हो जाता है। तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थ उसको अच्छे लगने लग जाते हैं। और मेन बात तो यह है कि ऐसे बच्चों को अकेले भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, वो अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो दुर्घटनाओं का जोखिम जो होता है ना, वो बढ़ने लग जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि वो कब अपने को नुकसान पहुंचा लेगा। उसकी बुरी लत उसे एक अंधेरे से कोने में फेंकने लग जाती है। वो कोने में ही पड़ा रहता है, अपनी बेकार की सोच के साथ। ना किसी से मिलना, ना हाइजीन, ना पेरेंट्स अच्छे लगते हैं। लत पड़ जाती है तो और गंदी आदतें भी आती हैं। अब आप जितनी जल्दी इसे बीमारी मानेंगे, उतनी ही जल्दी आप इसका इलाज करा पाएंगे। अगर जितनी जल्दी सलूशन होगा, उतनी ही जल्दी बच्चे की हालत सुधरेगी, नहीं तो बच्चे की ज़िंदगी खराब होती चली जाती है। मानसिक रोगों में जो सबसे कॉमन रोग है वो है डिप्रेशन, यानी कि अवसाद, और यानी कि बहुत दुखी मन। जब वो दुख बहुत लंबे समय तक चलता है तो वह फिक्स होने लग जाता है, उसको डिप्रेशन कहते हैं। आप अपने आप को बहुत लो समझते हैं, किसी काम में रुचि नहीं रहती, और वो रुचि ना होना स्थायी हो जाती है। वो हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है, क्योंकि दुख एक जने का ही नहीं होता, उसके साथ जुड़े हुए सब लोगों को वो दुख हो जाता है। ये फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, इसको बहुत लंबे उपचार की ज़रूरत होती है। बहुत स्लो मेथड है उपचार का, और यकीन मानिए ज़्यादातर ये बीमारी लेडीज़ में हो जाती है। लड़कों को, आदमियों को ये बीमारी कम होती है, क्योंकि वो बाहर जाके बातें कर लेते हैं, बाहर जाके अपना पेट खाली कर आते हैं। लेकिन लेडीज़ अपने मन की बात अपने मन में रखती हैं और ज़्यादातर उन्हें ये बीमारी हो जाती है। और सिम्टम हर एक के अलग अलग हैं। बच्चों के अलग हैं, एडल्ट के अलग हैं, स्टूडेंट्स के अलग हैं।
इलाज ना हो तो ये तो पता नहीं कहाँ तक उदासी पहुंच जाएगी, पर इसका इलाज संभव है। अगर आप जितनी जल्दी इलाज शुरू कर देंगे उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आने लग जाती है। और मानो ये एक नकारात्मक बीमारी है, इसमें सब कुछ नेगेटिविटी पे रहता है, हर चीज़ लगता है कि नहीं हो सकती, अलग अलग बीमारियां उसकी वजह से आने लग जाती हैं, हर काम ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल हो चुका है, इवन रिलेशनशिप निभाना भी बहुत मुश्किल, हर चीज़ में एक गंदी सोच रखना, उससे स्ट्रेस हो जाता है। फिज़िकली भी इफ़ेक्ट करता है अपनी बॉडी को, हार्ट को, स्टमक को, कैंसर हो सकता है, शुगर की बीमारी हो सकती है, गठिया, दमा, ये सब बीमारियां डिप्रेशन से जुड़ जाती हैं। और जितनी जल्दी हो सके इसकी काउंसलिंग होनी भी चाहिए। बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके। सबसे पहले तो बहुत कॉमन सिम्टम जो सबको ही पता है वो है कि सैडनेस का, हमेशा उदासी रहना, एक अकेलापन जो अपने मन में घुस जाता है, ऐसे लगता है कि दुनिया में कोई अपना है ही नहीं, हर आदमी बेकार है, कोई भी अच्छा नहीं है। वो अकेलापन अपने मन को खाता चला जाता है। बहुत ज़्यादा एंगर, चिड़चिड़ापन, किसी से अच्छे से बात ना करना, एक बंदे ने अगर 2 बारी बात कर दी तो चिढ़ के उसे जवाब देना, गुस्सा हर टाइम नाक पे रहना, किसी भी दैनिक गतिविधि में पार्ट ना लेना, लेटे रहना या अपने कमरे में बैठे रहना, या फिर कोई एक प्रोग्राम लेके देखते रहना, या फिर कुछ खेलना और ऐसे खेल खेलना जो नेगेटिविटी वाले होते हैं, जैसे जो वीडियो गेम्स आते रहते हैं। नींद ना आना इसका बहुत बड़ा एक सिम्टम है। नींद नहीं आएगी तो आपको पता है कितनी सारी प्रॉब्लम्स जन्म ले लेंगे। भूख तो वैसे ही नहीं लगती, और कुछ लोगों को उल्टा भी है, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है और कुछ को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। लो एनर्जी, ऐसे लगना कि बॉडी में जान नहीं है, क्योंकि कुछ करने की इच्छा नहीं है तो बॉडी में जान कैसे आएगी, हार्मोन्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। आपकी इच्छाओं से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, अगर आपकी इच्छा ही चली गई तो हार्मोन नेगेटिविटी वाले ही रहते हैं। ओबेसिटी हो जाना, क्योंकि आप कहीं जा नहीं रहे, आप किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ओबेसिटी तो ऑब्वियस है। अगर आप कम भी खा रहे हैं तो भी आप बैठे हैं, हर टाइम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। घबराहट रहती है, हर थोड़ा सा भी सोचने से ऐसे लगता है घबराहट हो गई है। कोई भी काम को देखना, कोई मुश्किल झेलना उनके बस का रहता नहीं है। फिज़िकली वो बहुत वीक होने लग जाते हैं, लो भी हो जाते हैं, फिज़िकली भी बहुत वीक हो जाते हैं, तो कई फिज़िकल प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती हैं। कंसंट्रेशन रहता नहीं, अपने आप को बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं, डिस्ट्रैक्टेड ऑल्सो, फोकस किसी चीज़ पे कर नहीं पाते, उन्हें लगता है हर कोई उन्हें ही पॉइंट आउट कर रहा है, उन्हें पॉइंट आउट कर रहा है कि वो यूज़लेस है। सुसाइडल टेंडेंसीज आने लग जाती है, इस वजह से जो उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज हैं वो बढ़ जाती हैं। वो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी का क्या है, वो तो हर एक से नीचे ही हैं, वो कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। एक इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि वो झेल नहीं पाता है। इसकी एक वजह तो ब्रेन का स्ट्रक्चर भी हो सकती है। अगर ब्रेन का फ्रंट लोब आपका एक्टिव नहीं है तो आपको ये बीमारी हो सकती है डिप्रेशन की। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो आपको पता ही है, अगर इंसान काम ही नहीं करना चाहता और उसमें कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो वो एक रीज़न बन जाता है डिप्रेशन का। टेंशन्स इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर फाइनेंस में प्रॉब्लम है और माइंड बड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन से पढ़ाया, सब कंफ्यूजन वाली स्टेट में आ जाता है। फैमिली में अगर डिस्प्यूट है तो बच्चा अलग थलग होता चला जाता है। वो सोचता है मैं अलग बैठूं और काम करूं, और फिर वो फैमिली के बारे में ही सोचता जाता है। और कई बारी फैमिली में कोई डेथ हो जाए, आप जिसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी डेथ हो जाए,
तो ये भी आपका एक डिप्रेशन का कारण बन जाती है। अल्कोहलिज्म, बच्चा कोई ना कोई एडिक्शन पालने लग जाता है। सिगरेट भी हो सकती है और अल्कोहल का यूज़ भी हो सकता है। अल्कोहल के यूज़ से दिमाग की जो फंक्शनिंग होती है वो कम होने लग जाती है और उस वजह से भी डिप्रेशन का ये कारण बन जाता है। स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी ना होना, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो बच्चा स्कूल जाना भी नहीं चाहता। उसे लगता है कि मैं तो कुछ अच्छा कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो एक डिप्रेशन का मरीज है। चाइल्ड अब्यूज़ भी स्कूलों में होता रहता है और बहुत बड़ी बात है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी स्कूलों में होता है। उससे भी बच्चों में ये स्कूलों में ही नहीं होता, हर जगह होता है। ये एक रीज़न बन जाता है डिप्रेशन के लिए। बच्चा अलग होने लग जाता है, इसलिए उसे लगता है कि भाई वो तो इस सोसाइटी के साथ स्टैंड नहीं कर पा रहा, तो वो अलग होने से लग जाता है। अब बच्चों में इसके क्या सिम्टम आ सकते हैं डिप्रेशन के? बहुत कॉमन सिम्टम जो बच्चों में आते हैं वो है उदासी, अकेलापन। ये सिम्टम भी बन जाते हैं और कारण भी बन जाते हैं। उसका वज़न भी घटता बढ़ता है, कभी तो वज़न बहुत घट जाता है और कई बच्चों का बहुत बढ़ भी जाता है। स्कूल जाने को मन नहीं करता, सब लगता है बेकार है, सारे रास्ते कांटों से भरे ही हुए हैं। उसको इस तरह की फीलिंग आने लग जाती है, अपने को वो बेकार समझने लग जाता है। उसको इम्पोर्टेंस देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। लो अटेंडेंस हो जाती है, स्कूल बंक करना उसकी एक आदत सी पड़ जाती है। एडिक्ट होना, एडिक्शन उसके अंदर आता जाता है। वो सोचता है कौन सी चीज़ लूँ, कौन से बच्चों के साथ, ग्रुप के साथ मिलूँ जो उसे थोड़ी इम्पोर्टेंस दें। वो पढ़ाई वाले ग्रुप में नहीं जाना चाहता, या तो वो बिल्कुल खाना नहीं खाता या फिर बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है। सोशल इंटरेक्शन तो उसका बिल्कुल ख़त्म होने लग जाता है। उसको कुछ याद भी रहना, पढ़ाई से कुछ इंटरेस्ट नहीं, इसलिए याद कुछ उसको रहता नहीं है। बच्चा स्कूल जाने को मना करने लग जाए तो आपको रीज़न उसका तो ज़रूर ढूंढना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर क्या मन, उसकी मेंटल स्थिति चल रही है कि वो स्कूल ही नहीं जाना चाह रहा और वो अलग होना क्यों चाह रहा है, स्कूल से क्यों अलग होके वो क्या करेगा, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। माँ बाप के लिए ये एक समस्या बन जाती है। डिप्रेशन बहुत बच्चों में है, उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहली ट्रीटमेंट तो मेडिसिन्स है। मेडिसिन्स में एंटी एंग्जाइटी और एंटी साइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं। टॉक टू साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट आपसे बात करता है, बच्चे से बात कर करके जितने सेशन बात की जाती है वो बच्चे के अंदर से उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर देखने लग जाता है। लाइट थेरेपी भी एक ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट को वाइट लाइट से ट्रीटमेंट किया जाता है। मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज करना, 30 मिनट के लिए अगर बच्चा एक्सरसाइज करता है तो उसमें हार्मोन एंडोफ्रिन्स पैदा होता है जो कि मूड ठीक करता है, तो मूड स्विंग्स कम होने लग जाते हैं। अल्कोहल का कम लेना, कम स्मोकिंग करना और सबसे मेन बात कि बच्चा खुद अपनी केयर करे तो डिप्रेशन से हट सकता। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंटल डिसऑर्डर है जिसे कहते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि होता है कि लगातार तनाव हो और अकेलापन हो तो एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें अनिद्रा की स्थिति हो जाती है, नींद नहीं आती और ये ज़्यादातर हार्मोन इम्बैलेंस से भी हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेंटल डिसऑर्डर है। डिप्रेशन के बाद इसी का नंबर आता है। यह एक अज्ञात व अनियंत्रित बीमारी नहीं है जो कि पारिवारिक कारणों से हो। ये एक निश्चित तरह के व्यवहार से हो जाती है और इसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक स्थितियाँ तीनों ही प्रभावित होती हैं।
5 तरह के एंग्जाइटी डिसऑर्डर हैं। पहला जीएडी, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, फोबिया, पैनिक अटैक्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जीएडी, जिसमें कोई चिंता नहीं होती, लेकिन वो व्यक्ति बिना कारण के चिंता किया जाता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के कि क्या होगा मेरा आगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। वो उसका सलूशन कर सकता है, लेकिन चिंता करना उसका एक स्वभाव बन जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक, अगर आप किसी दर्दनाक घटना से गुजर चुके हैं, जैसे कोई नेचुरल डिसऑर्डर या कोई लड़ाई झेल बैठे हैं, तो उससे आपको ये पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव विकार हो जाता है। तीसरा है फोबिया, किसी बंद जगह से आपको डर लगने लग जाए या किसी ऊंचाई पे चढ़ने से आपको डर लगने लग जाए। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि फ़्लाइट में एरोप्लेन के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, और कुछ लोग सीढ़ियाँ ऊपर से अगर ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें ये फोबिया हो जाता है, उन्हें लगता है जैसे वो गिर जाएंगे। पैनिक अटैक, अनियमित दिल की धड़कन हो जाती है पैनिक अटैक में, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, घबराहट होने लग जाती है और सीने में दर्द भी हो जाता है। तो ये कभी भी हो सकता है, ये इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। उसके बाद है ओसीडी, कि ये भी बिना रीज़न के चिंता करना, कोई रीज़न नहीं है लेकिन आप चिंता करे जा रहे हैं, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने लग जाता है। अब बच्चों में ये सिम्टम कैसे दिखते हैं? आपने देखा होगा कुछ बच्चे बिल्कुल शांत नहीं रहते हैं, उनमें घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी से डर जाते हैं, बेचैन रहते हैं। कईयों की हेल्थ बिल्कुल डाउन हो जाती है, लो एनर्जी पे रहते हैं हमेशा, उनमें थकान रहती है। कुछ बच्चे कोलैप्स कर जाते हैं बड़ी जल्दी, उनमें घबराहट होने लग जाती है, कमज़ोरी। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सांस लेने लग जाते हैं, और पसीना बहुत ज़्यादा आना, और ज़रा सी प्रॉब्लम आनी, हाथ पैर ठंडे हो जाना, सांस लेने में दिक्कत, झुंझुनाहट होना उनके शरीर में, और जी मत लाना, कई बारी चक्कर भी आ जाते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं बच्चों में जिनमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं। अब अगर आप रीज़न्स जानना चाहेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर के, तो ज़्यादातर मिलते जुलते ही रीज़न हैं। बहुत ज़्यादा चिंता करना एक मेन रीज़न है एंग्जाइटी डिसऑर्डर का। पर्यावरण में चेंज आना, स्ट्रेस होना, किसी भी बात का स्ट्रेस हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है, कुछ आदतें पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती हैं। शक करना, दूसरों पे शक करना, किसी पे भरोसा ना करना भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा रीज़न है। कुछ लोग चिंता की वजह से बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं, वो डर इतना ज़्यादा हावी होने लग जाता है कि वो एक विकार बन जाता है। आघात होना, कभी कोई पुरानी दुर्घटना आपकी ज़िंदगी में घटी हो, उसको बार बार याद करना, उसको याद करके डरना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हेल्थ की वजह से स्ट्रेस होना, आइसोलेटेड फील करना, हेल्थ की वजह से आपको लगना कि भाई आपकी हेल्थ का क्या होगा, कैसे आप जिएंगे, आप बच्चों के फ्यूचर की वो सोचना, स्ट्रेस बिल्डअप हो जाना। स्ट्रेस बिल्डअप होना किसी भी वजह से, काम की वजह से हो सकता है, किसी की फैमिली में डेथ हो गई हो, और ओवर थिंकिंग करते रहना इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी को प्रोड्यूस कर देता है। आप वो बातें सोचते रहते हैं, अपने मन में बातें चलाते रहते हैं, इस वजह से एंग्जाइटी होती रहती है। अपनी पर्सनैलिटी की वजह से भी ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे है, आप बहुत ज़्यादा सोते हैं, जल्दी घबराहट हो जाती है। अल्कोहल का यूज़ करना, कुछ लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं और उनके दिमाग में फंक्शनिंग उनकी कम हो जाती है। ड्रग्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, स्मोकिंग पे चले जाते हैं,
तो स्मोकिंग करने से और उनकी एंग्जाइटी को कम करने के लिए स्मोकिंग करते हैं और वो एक डिसऑर्डर बनता चला जाता है। अब ज़रा प्रिवेंशन के बारे में देख लें कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस को खुद मैनेज करो, एक्सरसाइज करो, योगा करने जाओ। जब भी आपको लगे कि आपको बहुत परेशानी हो रही है, आप मूवी देख सकते हैं, एक गार्डनिंग कर सकते हैं। डिविएट करना है अपने दिमाग को। अगर आपका बच्चा भी इस स्ट्रेस से गुजर रहा है तो उसे भी समझाओ कि अपने दिमाग का डेविएशन करे, ये ना हो कि और ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लग जाए। और नोट करें कि कब आपको स्ट्रेस होता है और कौन सी बातों से स्ट्रेस होता है। कोशिश करें कि उस परिस्थितियों में अपने को ना डालें। हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी फूड से बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छे प्रोटीन्स लो, कार्बोहाइड्रेट कम लो, मिनरल्स लो, विटामिन्स लो। इसका मतलब फ्रूट लो। फ्रूट लेने से आपको अच्छे मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। और टाइम से अपना खाना खाओ। अपनी हैबिट्स को शेड्यूल करो। शेड्यूल करने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ड्रग्स का इस्तेमाल ना करो। अल्कोहल जितना हो सके छोड़ दो, ये तो आपकी बॉडी को बिल्कुल ही ख़राब कर सकता है। और कैफ़ीन भी जितना हो सके इन चीज़ों का एडिक्शन कम कर दो, तो एक प्रिवेंशन हो ही जाती है स्ट्रेस से। डायग्नोज का नाम लें तो कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता इसको डायग्नोज करने के लिए। हाँ, ये आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, बार बार उससे बात करते हैं, सेशंस होते हैं। आप बार बार बात करते हैं तो आप अपने अंदर की जो ख्याल हैं वो बाहर निकालते हैं, अपना स्ट्रेस भी बाहर निकालते हैं। एंटी डिप्रेसेंट भी दिए जाते हैं, इसमें कुछ ड्रग्स भी दी जाती हैं। वो आपको साइकोलॉजिस्ट ही सजेस्ट करेगा। डिस्कशन आप जितना करेंगे बच्चे के साथ, किसी और पेशेंट के साथ, जैसे जैसे डिस्कशन होगी वैसे वैसे उसके अंदर का जो मैल है वो बाहर निकलने लग जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होती है। सबसे पहले आपको अपनी एंग्जाइटी की पहचान करनी पड़ेगी कि मैं किस वजह से मुझे एंग्जाइटी होती है। अब एक और पॉइंट उठता है कि इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से आपके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो मेन कॉम्प्लिकेशन कि स्ट्रेस होता है तो नींद आनी बंद हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, बच्चा दूर दूर भागने लग जाता है, पेशेंट को सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, उसका मन करता है कि कोई मादक पदार्थों का सेवन करे, जैसे वो सिगरेट पिए या फिर वो शराब का सहारा ले या फिर वो ज़्यादा चाय कॉफ़ी पिए। सिर में हमेशा ही दर्द रहने लग जाता है उसका। सुसाइडल टेंडेंसी भी हो जाती है। ज़रा सी प्रॉब्लम आई नहीं कि उसे लगता है कि मैं तो ज़िंदगी के लिए बेकार हूँ, मुझे सुसाइड ही लेनी चाहिए। उसकी लाइफ की जो क्वालिटी होती है इतनी ज़्यादा बेकार हो जाती है कि उसको समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे अपने इस कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करे। और जब नींद नहीं आती है तो सारी सारी रात जाग के बच्चा या पेशेंट क्या करेगा, वो सिर्फ सिगरेट पिएगा, अल्कोहल का इस्तेमाल करेगा या फिर टीवी सीरियल देखेगा। तो अगर नींद ना आना एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन इसके द्वारा हो जाती है। अब ये तो पता चल ही गया कि ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ये एक निश्चित व्यवहार की वजह से है। अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो आप बता सकते हैं उसे कि भाई ये आप ही के व्यवहार की वजह से है। अगर आप अपना नेचर को थोड़ा सा बदलेंगे तो आप इस स्थिति से निकल सकते हैं। बहुत सारे अननोन फियर उसके दिमाग में जो चलते रहते हैं उसे खुद ही निकालना पड़ेगा। उसको अपना उपचार खुद ही करना पड़ता है। वो योगा का सहारा ले या फिर एक्सरसाइज करे। जितना नेचर की तरफ जाएंगे उतना अच्छा बिहेवियर होता जाएगा और आप इस डिसऑर्डर
ADHD एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसका अर्थ है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान में कमी या फिर अति सक्रियता बच्चे की। यह ज़्यादा प्री स्कूल या केजी के बच्चों में होती है। इसमें बच्चे की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है। ADHD ज़्यादातर उन परिवारों में होता है जहाँ बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, पेरेंट्स बहुत प्रेशर कर देते हैं और घर का एटमॉस्फेयर बहुत तनावपूर्ण होता है। इन बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये हर टाइम कोई ना कोई शरारत करना चाहते हैं, एकदम टिक के बैठते नहीं हैं, ध्यान किसी चीज़ पर देते नहीं हैं, ओवर एक्टिव बच्चे हो जाते हैं और अनसेटिस्फैक्शन हमेशा रहता है। व्यवहार भी उनका बदल जाता है, याद उन्हें ज़्यादा रहता नहीं। और ज़्यादातर ध्यान दें कि ये लड़कों में होता है, लड़कियों में ज़रा कम होता है। कक्षा में वो बच्चे बहुत संघर्ष करते हैं, उनका दिमाग क्लास के हिसाब से नहीं चलता, वो अपने तरीके से चलने लग जाता है। विफलता का कारण बनता है ये। उन्हें चोटें भी सबसे ज़्यादा लगती हैं उन बच्चों को, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते, वो अपने को बचाना ही नहीं चाहते, हंसी का पात्र भी बनते हैं। साथियों के साथ बात करने में उन्हें परेशानी होती है और उनका कोई बच्चा उन्हें अच्छा भी नहीं समझता, इसलिए उनकी बेइज्जती भी होती रहती है। इसलिए वो ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं और सबसे ज़्यादा परेशान कौन रहता है? उनके माँ बाप। सबसे ज़्यादा इस परेशानी को पता है कौन भुगतता है? बच्चों के माँ बाप, क्योंकि वो शिकायतों का अंबार सा लग जाता है। टीचरें भी फ़ोन कर के माँ बाप को बताती हैं ये कर रहा है, ये कर रहा है। छोटी छोटी लापरवाही करता है बच्चा, बहुत इम्पल्सिव हो जाता है। इंस्ट्रक्शन को उसने कभी मानना नहीं, जो टीचर कह रही है वो उसने करना नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा और वो किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाता। बहुत पुअर प्लानिंग से चलता है, उसका दिमाग सिर्फ शरारतों में ही रहता है। नोटबुक भूल जाना, एक जगह पे तो उसने टिकना सीखना ही नहीं है। हमेशा बच्चा क्लास में घूमता रहता है और इतनी पेशेंस भी उसमें नहीं होती कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करे। क्लास में चिल्लाने भी लग जाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करता है। मना करने पर भी उसने गलत काम ही करना है, नहीं तो वो ऐसे निठाल सा बैठ जाएगा कि आपको लगेगा और क्या हो गया। अपनी बात मनवाना किसी भी तरीके से उसका ध्येय हो जाता है। आसानी से वो भ्रमित भी हो जाता है। हर टाइम रेस्टलेस रहता है ये बच्चा, उसमें कभी भी शांति नहीं है। उसकी टाइम मैनेजमेंट भी इतनी ख़राब हो जाती है, वो ढंग से काम नहीं करता, अपनी चीज़ों को उसे संभालना नहीं आता, कभी कोई इधर फेंक रहा है, कभी इधर फेंक रहा है, और मल्टीटास्किंग वो कर नहीं पाता। तो ये लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं किसी भी बच्चे में, तो आप सोचो कि ये ADHD के सिम्टम हैं। ज़्यादातर एकदम से पता चल जाता है, बच्चा बहुत ओवर एक्टिव होता है और किसी के दिमाग की नहीं सुनता। उसका अपना माइंड इतना कंफ्यूज्ड हो जाता है कि भाई वो कुछ काम नहीं कर पाता, उसको सिर्फ शरारतें करनी है। जब भी इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। उसकी फैमिली हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी, उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। साइकेट्रिस्ट का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। असल में ADHD 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है ध्यान संबंधित ADHD, मतलब बच्चा बिल्कुल भूल जाता है, विचलित ही रहता है, कोई काम को वो पूरा अच्छे से नहीं कर पाता, चीज़ें खो देता है, धीरे धीरे चलता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं करता और डे ड्रीमिंग करता रहता है। क्लास में भी वो सोता रहेगा और ऐसे लगेगा कि वो कोई क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो अपनी दुनिया में रहता है। दूसरी तरह का ADHD है ओवर एक्टिव ADHD। बच्चा बहुत एक्टिव होता है, बेचैन हर टाइम रहता है, आराम से बैठ नहीं पाता, चीज़ों को छेड़ाखानी करता रहता है और टिप्पणियाँ भी करता रहता है बेकार वाली, और चैन से वो बैठ नहीं सकता।
तीसरी टाइप है दोनों का कॉम्बिनेशन, कंबाइंड ADHD, जो हर काम में इंटरफेयर करते हैं। इसमें दोनों तरह के ADHD का आपको समावेश मिल जाता है। अब जरा कारण को भी जान लें। कारण किस वजह से ADHD होता है। सबसे पहले तो ये हेरिडिटरी है। यदि परिवार में किसी को पहले ये बीमारी है तो आने वाली पीढ़ी में भी ये जा सकती है। और बहुत बड़ा एक रीज़न और है कि पर्यावरण। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ ने शराब का सेवन किया है या ड्रग्स का यूज़ किया है या फिर सीसा वगैरह अपने बॉडी के अंदर लिया है तो ADHD जैसी समस्या बच्चों में आम हो जाती है। तीसरा कारण है सिर पे चोट लगना, नर्वस सिस्टम का डैमेज होना चोट लगने की वजह से, तो भी ये बच्चों में एक बीमारी हो जाती है। चौथा कारण है रासायनिक असंतुलन, जिससे दिमाग में परिवर्तन आ जाता है, हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ मुख्य कारण है ADHD होने के। बीमारी तो हो गई, सिम्टम भी पता चल गए, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे हो। तो सबसे पहले तो है यूज़ ऑफ मेडिसिन्स, दूसरा साइकोथेरेपी, तीसरा ट्रेनिंग या एजुकेशन, चौथा बिहेवियर थेरेपी। अब मेडिसिन्स का आपको पता ही है कि जब आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो अपनी तरफ से मेडिसिन देगा, अपनी डोज सेट करेगा, आपको बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। साइकोथेरेपी साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करके वो अंदर से बच्चों के अंदर से कुछ कार्ड प्ले या फ्लैश कार्ड्स या फिर राइटिंग कर करके वो बच्चों के अंदर से कुछ उनकी शंकाएं निकालता है। ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग बच्चों को कुछ ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, उसे समझाया भी जा सकता है। अगर उसकी ट्रेनिंग होगी तो वो धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को कम करने ही लगेगा। और है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे के कमरे में थोड़ा कम से कम सामान रखें, उसके बिहेवियर को मोल्ड करते रहें। जैसे आप चेंज करना चाहते हैं उसे ब्राइब भी कर सकते हैं कि आप ये काम करोगे तो आपको हम ये बेनिफिट देंगे या उसका प्ले टाइम बढ़ाएंगे, लेकिन आपको ब्राइब ही करना है, उसे कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं देना और ना ही उससे मार कुटाई करनी है, क्योंकि उससे फिर बच्चा और ज़्यादा ढीठ हो जाता है और फिर पेरेंट्स की बिल्कुल भी नहीं सुनता है। उसे कुछ क्रिएटिव काम करने को दिया जा सकता है, स्पोर्ट्स में उसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, ताकि उसकी जो फालतू वाली एनर्जी है थोड़ी सी इस्तेमाल हो जाए। कोशिश करो कि उसकी हर एक्टिविटी टाइम बाउंड हो, टाइम टेबल से उसे सिखाओ, उसको टाइम की पहचान करना बताओ कि इतने टाइम ही खेलना है, इतने टाइम पढ़ना है, ताकि उसे थोड़ा सा ध्यान रहे टाइम के बारे में। उसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करो उसकी क्षमता को पहचानने को कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। आप उसकी क्षमता से ज़्यादा काम तो उससे करवा ही नहीं सकते, वो तो बेकार ही होगा। उसके हर अच्छे काम की तारीफ़ करो, उसको पकड़ने की कोशिश करो, उसके दिमाग को पकड़ने की कोशिश करो, उसके साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखो। उसको जितना तारीफ़ करोगे वो बच्चा उतना ही खुश होगा। बच्चों के फ्रेंड्स को बुलाओ, एनकरेज करो कि वो सोशल इंटरेक्शन करे, उसके फ्रेंड्स के साथ आप भी टाइम बिता सकती हैं और उससे बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर बच्चा अपना आपा खो रहा है, अगर वो आपको लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में आने वाला है, तो डिविएट करो उसे, जितनी जल्दी हो सके उसके दिमाग को डिविएट करो, नहीं तो वो वॉयलेंट भी हो सकता है। और अगर उसे नींद नहीं आ रही है तो आपको नाइट एक्टिविटीज़ भी अरेंज करनी पड़ सकती हैं। आफ्टर ऑल आप पेरेंट्स हैं और बच्चे माँ बाप के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है तो आपको उसे संभालना तो है ही है। अगर वो नहीं सो पा रहा तो आउटडोर एक्टिविटीज़ अरेंज करो, और अगर वो सो रहा है तो उसे शांति से सोने दो। उस पर आपने नज़र रखनी है, हर टाइम पेरेंट्स की नज़र उसी पर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना ध्यान रहेंगे तो वो एग्रेसिव नहीं होगा। अगर वो एग्रेसिव होने लगे उसे उसी टाइम रोको,
रोकने में ही भलाई है, उसका ध्यान बँटना चाहिए। उसे बहुत प्यार से समझाइए, लेकिन अकेले में, क्योंकि बच्चा भी अपनी बेइज्जती महसूस कर सकता है। अगर आप दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती वगैरह करते हैं तो समझाना तो आपको ही है। माँ बाप जितने पेशेंस लेवल माँ बाप का अच्छा होगा, उतनी जल्दी ये बच्चा इम्प्रूव करेगा। आप सोच लीजिए कि आपको अपने पेशेंस लेवल को कहाँ रखना है। आपको अपने बच्चे को देखना है या अपने को देखना है। अगर बच्चा दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा बोल भी रहा है या हरकतें भी कर रहा है, तो उसको किसी के सामने एबनॉर्मल मत कहो, क्योंकि वो उसको चुभ जाता है। उसको ये बातें समझ में आती हैं, तो उसे प्यार से दूसरी तरफ ले जाओ। उस पर किसी चीज़ का दबाव मत डालो, और अगर उसकी कोई शौक़ है तो उसको पूरा करने दो। अगर मान लो फोटोग्राफी का शौक़ है या खेलने का शौक़ है, तो आप उसमें बाधा मत डालिए, उसे करने दीजिए। अपने बहन भाइयों को भी समझाओ कि उसके साथ टाइम बिताएं। ऐसे नहीं कि भाई मैं तेरे साथ नहीं खेलेंगे या उसको अलग कर दिया जाए। आप खुद भी उसे घूमने ले जा सकते हैं ताकि वो टाइम अच्छे से बिता सकें। ADHD एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसका अर्थ है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान में कमी या फिर अति सक्रियता बच्चे की। यह ज़्यादा प्री स्कूल या KG के बच्चों में होती है। इसमें बच्चे की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है। ADHD ज़्यादातर उन परिवारों में होता है जहाँ बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। पेरेंट्स बहुत प्रेशर कर देते हैं और घर का एटमॉस्फेयर बहुत तनावपूर्ण होता है। इन बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हर टाइम कोई ना कोई शरारत करना चाहते हैं। एकदम टिक के बैठते नहीं हैं, ध्यान किसी चीज़ पर देते नहीं हैं, ओवर एक्टिव बच्चे हो जाते हैं और अनसेटिस्फैक्शन हमेशा रहता है। व्यवहार भी उनका बदल जाता है, याद उन्हें ज़्यादा रहता नहीं। और ज़्यादातर ध्यान दें कि ये लड़कों में होता है, लड़कियों में ज़रा कम होता है। कक्षा में वो बच्चे बहुत संघर्ष करते हैं, उनका दिमाग क्लास के हिसाब से नहीं चलता, वो अपने तरीके से चलने लग जाता है। विफलता का कारण बनता है ये। उन्हें चोटें भी सबसे ज़्यादा लगती हैं उन बच्चों को, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते, वो अपने को बचाना ही नहीं चाहते, हंसी का पात्र भी बनते हैं। साथियों के साथ बात करने में उन्हें परेशानी होती है, और उनका कोई बच्चा उन्हें अच्छा भी नहीं समझता, इसलिए उनकी बेइज्जती भी होती रहती है। इसलिए वो ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं, और सबसे ज़्यादा परेशान कौन रहता है? उनके माँ बाप। सबसे ज़्यादा इस परेशानी को पता है कौन भुगतता है? बच्चों के माँ बाप, क्योंकि वो शिकायतों का अंबार सा लग जाता है। टीचरें भी फ़ोन कर कर के माँ बाप को बताती हैं ये कर रहा है, ये कर रहा है। छोटी छोटी लापरवाही करता है बच्चा, बहुत इम्पल्सिव हो जाता है। इंस्ट्रक्शन को उसने कभी मानना नहीं, जो टीचर कह रही है वो उसने करना नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा, और वो किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाता। बहुत पुअर प्लानिंग से चलता है, उसका दिमाग सिर्फ शरारतों में ही रहता है। नोटबुक भूल जाना, एक जगह पे तो उसने टिकना सीखना ही नहीं है। हमेशा बच्चा क्लास में घूमता रहता है, और इतनी पेशेंस भी उसमें नहीं होती कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करे। क्लास में चिल्लाने भी लग जाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करता है। मना करने पर भी उसने गलत काम ही करना है, नहीं तो वो ऐसे निढाल सा बैठ जाएगा कि आपको लगेगा और क्या हो गया। अपनी बात मनवाना किसी भी तरीके से उसका ध्येय हो जाता है। आसानी से वो भ्रमित भी हो जाता है। हर टाइम रेस्टलेस रहता है ये बच्चा, उसमें कभी भी शांति नहीं है। उसकी टाइम मैनेजमेंट भी इतनी ख़राब हो जाती है, वो ढंग से काम नहीं करता, अपनी चीज़ों को उसे संभालना नहीं आता। कभी कोई इधर फेंक रहा है, कभी इधर फेंक रहा है, और मल्टीटास्किंग वो कर नहीं पाता। तो ये लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं किसी भी बच्चे में, तो आप सोचो कि ये ADHD के सिम्टम है। ज़्यादातर एकदम से पता चल जाता है, बच्चा बहुत ओवर एक्टिव होता है
और किसी के दिमाग की नहीं सुनता। उसका अपना माइंड इतना कंफ्यूज्ड हो जाता है कि भाई वो कुछ काम नहीं कर पाता, उसको सिर्फ शरारतें करनी है। जब भी इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। उसकी फैमिली हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी, उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। साइकेट्रिस्ट का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। असल में ADHD 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है ध्यान संबंधित ADHD, मतलब बच्चा बिल्कुल भूल जाता है, विचलित ही रहता है, कोई काम को वो पूरा अच्छे से नहीं कर पाता, चीज़ें खो देता है, धीरे धीरे चलता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं करता और डे ड्रीमिंग करता रहता है। क्लास में भी वो सोता रहेगा और ऐसे लगेगा कि वो कोई क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो अपनी दुनिया में रहता है। दूसरी तरह का ADHD है ओवर एक्टिव ADHD। बच्चा बहुत एक्टिव होता है, बेचैन हर टाइम रहता है, आराम से बैठ नहीं पाता, चीज़ों को छेड़ाखानी करता रहता है और टिप्पणियाँ भी करता रहता है बेकार वाली, और चैन से वो बैठ नहीं सकता। तीसरी टाइप है दोनों का कॉम्बिनेशन, कंबाइंड ADHD, जो हर काम में इंटरफेयर करते हैं। इसमें दोनों तरह के ADHD का आपको समावेश मिल जाता है। अब जरा कारण को भी जान लें। कारण किस वजह से ADHD होता है। सबसे पहले तो ये हेरिडिटरी है। यदि परिवार में किसी को पहले ये बीमारी है तो आने वाली पीढ़ी में भी ये जा सकती है। और बहुत बड़ा एक रीज़न और है कि पर्यावरण। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ ने शराब का सेवन किया है या ड्रग्स का यूज़ किया है या फिर सीसा वगैरह अपने बॉडी के अंदर लिया है तो ADHD जैसी समस्या बच्चों में आम हो जाती है। तीसरा कारण है सिर पे चोट लगना, नर्वस सिस्टम का डैमेज होना चोट लगने की वजह से, तो भी ये बच्चों में एक बीमारी हो जाती है। चौथा कारण है रासायनिक असंतुलन, जिससे दिमाग में परिवर्तन आ जाता है, हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ मुख्य कारण है ADHD होने के। बीमारी तो हो गई, सिम्टम भी पता चल गए, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे हो। तो सबसे पहले तो है यूज़ ऑफ मेडिसिन्स, दूसरा साइकोथेरेपी, तीसरा ट्रेनिंग या एजुकेशन, चौथा बिहेवियर थेरेपी। अब मेडिसिन्स का आपको पता ही है कि जब आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो अपनी तरफ से मेडिसिन देगा, अपनी डोज सेट करेगा, आपको बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। साइकोथेरेपी साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करके वो अंदर से बच्चों के अंदर से कुछ कार्ड प्ले या फ्लैश कार्ड्स या फिर राइटिंग कर करके वो बच्चों के अंदर से कुछ कुछ उनकी शंकाएं निकालता है। ट्रेनिंग बच्चों को कुछ ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, उसे समझाया भी जा सकता है। अगर उसकी ट्रेनिंग होगी तो वो धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को कम करने ही लगेगा। और है बिहेवियर थेरेपी में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे के कमरे में थोड़ा कम से कम सामान रखें, उसके बिहेवियर को मोल्ड करते रहें। जैसे आप चेंज करना चाहते हैं उसे ब्राइब भी कर सकते हैं कि आप ये काम करोगे तो आपको हम ये बेनिफिट देंगे या उसका प्ले टाइम बढ़ाएंगे, लेकिन आपको ब्राइब भी करना है, उसे कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं देना और ना ही उससे मार कुटाई करनी है, क्योंकि उससे फिर बच्चा और ज़्यादा ढीठ हो जाता है और फिर पेरेंट्स की बिल्कुल भी नहीं सुनता है। उसे कुछ क्रिएटिव काम करने को दिया जा सकता है, स्पोर्ट्स में उसे इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि उसकी जो फालतू वाली एनर्जी है थोड़ी सी इस्तेमाल हो जाए। कोशिश करो कि उसकी हर एक्टिविटी टाइम बाउंड हो, टाइम टेबल से उसे सिखाओ, उसको टाइम की पहचान करना बताओ कि इतने टाइम ही खेलना है, इतने टाइम पढ़ना है, ताकि उसे थोड़ा सा ध्यान रहे टाइम के बारे में। उसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करो उसकी क्षमता को पहचानने को कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। आप उसकी क्षमता से ज़्यादा काम तो उससे करवा ही नहीं सकते।
वो तो बेकार ही होगा। उसके हर अच्छे काम की तारीफ़ करो, उसको पकड़ने की कोशिश करो, उसके दिमाग को पकड़ने की कोशिश करो, उसके साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखो। उसको जितना तारीफ़ करोगे वो बच्चा उतना ही खुश होगा। बच्चों के फ्रेंड्स को बुलाओ, एनकरेज करो कि वो सोशल इंटरेक्शन करे। उसके फ्रेंड्स के साथ आप भी टाइम बिता सकते हैं और उससे बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर बच्चा अपना आपा खो रहा है, अगर वो आपको लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में आने वाला है, तो डिविएट करो उसे, जितनी जल्दी हो सके उसके दिमाग को डिविएट करो, नहीं तो वो वॉयलेंट भी हो सकता है। और अगर उसे नींद नहीं आ रही है तो आपको नाइट एक्टिविटीज़ भी अरेंज करनी पड़ सकती हैं। आफ्टर ऑल आप पेरेंट्स हैं और बच्चे माँ बाप के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है तो आपको उसे संभालना तो है ही है। अगर वो नहीं सो पा रहा तो आउटडोर एक्टिविटीज़ अरेंज करो, और अगर वो सो रहा है तो उसे शांति से सोने दो। उस पर आपने नज़र रखनी है हर टाइम, पेरेंट्स की नज़र उसी पर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना ध्यान रहेंगे तो वो एग्रेसिव नहीं होगा। अगर वो एग्रेसिव होने लगे उसे उसी टाइम रोको, रोकने में ही भलाई है, उसका ध्यान बंटना चाहिए। उसे बहुत प्यार से समझाइए, लेकिन अकेले में, क्योंकि बच्चा भी अपनी बेइज्जती महसूस कर सकता है। अगर आप दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती वगैरह करते हैं तो समझाना तो आपको ही है। माँ बाप जितने पेशेंस लेवल माँ बाप का अच्छा होगा, उतनी जल्दी ये बच्चा इम्प्रूव करेगा। आप सोच लीजिए कि आपको अपने पेशेंस लेवल को कहाँ रखना है। आपको अपने बच्चे को देखना है या अपने को देखना है। अगर बच्चा दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा बोल भी रहा है या हरकतें भी कर रहा है, तो उसको किसी के सामने एबनॉर्मल मत कहो, क्योंकि वो उसको चुभ जाता है। उसको ये बातें समझ में आती हैं तो उसे प्यार से दूसरी तरफ ले जाओ। उस पर किसी चीज़ का दबाव मत डालो, और अगर उसकी कोई शौक़ है तो उसको पूरा करने दो। अगर मान लो फोटोग्राफी का शौक़ है या खेलने का शौक़ है, तो आप उसमें बाधा मत डालिए, उसे करने दीजिए। अपने बहन भाइयों को भी समझाओ कि उसके साथ टाइम बिताएं। ऐसे नहीं कि भाई मैं तेरे साथ नहीं खेलेंगे या उसको अलग कर दिया जाए। आप खुद भी उसे घूमने ले जा सकते हैं ताकि वो टाइम अच्छे से बिता सकें। अब वीडियो को और लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स की जवाब दिए जाएं। और कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो।